कि वो अमेरिका जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, वहां की डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है कि जिसकी फौज युद्ध कर रही है, जिसकी सेना लड़ रही है, उस देश में लाखों लोग सड़क पर उतर गए कि नहीं, ये गैर कानूनी जंग है, गैर इंसानी जंग है, इस जंग को रोका जाना चाहिए। अगर कहीं खुदा न खास्ता भारत में हम जैसे लोग अगर सरकार की पॉलिसी पर कोई तल्ख टिप्पणी कर दें तो लोग फौरन ट्रोल करने लगते हैं और कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के जन्मदाता हैं, हम लोकतंत्र के दुनिया में सबसे अगुवाई करने वाले हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाया जा रहा। ये सब चिंता का विषय, इसी का ये परिणाम है कि न यूक्रेन युद्ध में हम कोई भूमिका निभा पाए, न हम ईरान युद्ध में कोई भूमिका निभा पाए, न हॉर्मुज में कोई भूमिका निभा पाए। अब टैक्स देकर हमारे भी जहाज़ आया करेंगे और टैक्स ईरान को हम दिया करेंगे और ईरान शांत होने के बाद भारत से अपने संबंध पर पुनर्विचार भी करेगा। ये भी वहाँ के खबरों का निचोड़ मेरे सामने है। जो ईरानियन ओपिनियन है वो यही है कि वो भारत को इजराइल का करीबी मानने लगा। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। ये तो हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि भारत के लोग सोचें कि हम विश्वगुरु 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 बोलते रह गए, हम विश्व चेला भी नहीं बने। और अमेरिका का एक वो चेला जिसको भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों ने कहा कि वो आतंकवाद का पोषक है, आतंकवाद को उसके यहाँ पनाह दिया जाता है, आतंकवाद का जन्मदाता है। आज वही देश मोछ घुमाकर कह रहा है कि हमने दुनिया के सबसे भयंकर युद्ध को रुकवा दिया, और रुकवा ही नहीं दिया, अपने इस्लामाबाद में उसकी मेज़बानी करूंगा। और इस्लामाबाद अकाउंट के नाम से ये एग्रीमेंट जाना जाएगा दुनिया में। ये हमारे लिए चिंता का विषय तो है, लेकिन अब हम नेतृत्व के आगे तो कुछ नहीं बोल सकते। हमारा नेतृत्व, हमारे देश का नेतृत्व जिनके हाथों में है, हमें लगता है कि विदेश नीति का जो भी मतलब चयन करते हैं, विदेश नीति जो लोग बनाते हैं, उनको गंभीर होकर एक बार फिर बैठने की आवश्यकता है कि भाई भारत की भूमिका ऐसी आखिर क्यों हो गई कि दुनिया सोच रही है, दुनिया हंस रही है। दुनिया के कई देशों ने, मैं एक बात महत्वपूर्ण और कह दूं आपको, यूरोप का वो देश जो अमेरिका का मतलब समझिए पिट्ठू कहें, साथी कहें, उनका जांबाज सिपाही कहें, हर जंग में अमेरिका के साथ खड़ा रहने वाला बरतानिया, हर जंग में अमेरिका के साथ खड़ा रहने वाला फ्रांस और जर्मनी, इस जंग में यूरोप के उन तमाम देशों ने अमेरिका को टाटा और बाय बाय कर दिया। अमेरिका के खिलाफ बयान दिए गए, ट्रंप के खिलाफ बोले गए। कई संसदों में, स्पेन के संसद के अंदर स्पेन के कई पार्लियामेंट के मेंबर ने अमेरिकी पॉलिसी और ट्रंप के खिलाफ बाज़ाब्ता बयान दिया। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के अंदर विपक्ष को भी अमेरिका के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं थी। अगर अमेरिका के खिलाफ कोई विपक्ष का नेता भी बोलता तो ऐसा माहौल बनाया था अंधभक्तों ने कि उसे भी देशद्रोही करार दे दिया जाता। ये दुर्भाग्य है। इस पूरे जंग को पहले समझना है कि ये जंग क्यों हुई और सीज फायर कैसे हो गया। जंग शुरू जो हुई थी वो इसराइल की हठधर्मी के कारण, चूँकि उस पूरे गल्फ़ के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल को ये पता था कि जो भी संगठन सक्रिय हैं इसराइल के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीन की आज़ादी के नाम पर, उसके सर पर ईरान का हाथ है। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो, ठीक है, या दूसरे मलेशिया ग्रुप हों जो इराक़ में, सीरिया में, जहाँ भी सरगर्म है। तो इजराइल ये चाहता था कि ईरान को किसी भी कीमत पर इतना कमज़ोर ज़रूर कर दिया जाए कि वो किसी भी ऐसे संगठनों को कभी समर्थन देने के लायक ना बचे। ये मुद्दा था और इसी मुद्दे पर अमेरिका को पटाकर परमाणु हथियार एक बहाना था, असल में ईरान को कमज़ोर करना ये उसका निशाना था। अब जंग जब शुरू हुई तो जो आकलन रक्षा विशेषज्ञों ने किया था कि ईरान के पास मैक्सिमम ये हो सकता है, मैक्सिमम वो हो सकता है,
एक आकलन इनका अपना था। CIA और मोसाद के जो इनपुट्स थे उसके आधार पर, तो CIA और मोसाद के तमाम इनपुट्स पर जो रक्षा विशेषज्ञों ने जो जिस निष्कर्ष पर वो पहुंचे रक्षा विशेषज्ञ, उससे अमेरिका और इजराइल को ये लगा कि हफ्ता 2 हफ्ता में हम इनका काम कर देंगे। लेकिन जब जंग शुरू हुई और रिटेलिएशन शुरू हुआ, जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, तो जाकर दुनिया को ये पता चला कि भाई ईरान को आंकने में सब ने गलती कर दी। ईरान वो नहीं है जो ईरान को समझा जा रहा। ईरान स्वदेशी निर्मित और अपने सैन्य पदाधिकारियों को स्वयं प्रशिक्षित कर कर पूरी तरह से तैयार बैठा है। और ईरान को भी ये पता था कि देर सवेर हमारे ऊपर युद्ध थोपा जाएगा। सो ईरान ने बहुत ही बहादुरी से इस युद्ध में मुकाबला शुरू किया। और नुकसान का अगर आकलन करेंगे आर्थिक, तो अमेरिका ही पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर ईरान है, तीसरे नंबर पर इजराइल है और चौथे नंबर पर दुबई और बहरीन, फिर मस्कत, सऊदी अरब और इत्यादि इत्यादि देश हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक चोट हो या फिर जो मैन पावर लॉस होने की बात कही गई, ईरान ने ईंट का जवाब लगातार पत्थर से दिया। तो जब हालात सब समझ गए लोग कि बेकाबू हो चुका, अब सिवाय परमाणु के और कोई हथियार बचा नहीं था। सारे मदर बम, फादर बम, सिस्टर बम, पहलवान बम, उछल बम, सब बम अमेरिका ने इस्तेमाल किया। लेकिन तमाम बमों के इस्तेमाल के बाद भी ईरान बम करता रह गया। और ईरान ने एक से एक नए क्या कहते हैं आपको मिसाइल दागने शुरू किए, उनके तमाम इंटरसेप्टर को काउंटर किया, तमाम उनके रक्षा कवच को भेद दिया। तब जाकर अमेरिका को भी लगा कि कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए। अब रास्ता कैसे निकलेगा? इस बीच जो खबरें चल रही थी कि ईरान सऊदी अरब पर भी हमला कर रहा, ईरान अरब के और मुल्कों पर हमला कर रहा, ये लोग यूएनओ भी गए, बहरीन परसों ही यूएनओ गया था। लेकिन सऊदी अरब का रोल भी इसमें पॉजिटिव पाया गया। अब तक का विश्लेषण ये बताता है कि MBS मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत ही चतुराई कहें, डिप्लोमेटिक कहें या दिमाग से काम लेते हुए उतावलापन में कोई फैसला नहीं लिया। और उसने देखा कि मेरा रक्षा समझौता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान पड़ोसी है ईरान का। तो इनका वो समझौता था कि एक पर हमला हम सब पर हमला, यानी अगर अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और तुर्की पर हमला माना जाएगा। इनका एक एग्रीमेंट हुआ था। अब जब अरब पर हमले होने लगे तो लोगों ने कहा पाकिस्तान भी ईरान पर हमला करेगा। लेकिन पाकिस्तान को भी पता था और अरब को भी पता था कि अगर पाकिस्तान ने गलती से हमला कर दिया तो जंग का रूप कुछ और हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान फिर होगा जिसकी कल्पना किसी ने कभी की नहीं होगी। ऐसा हो जाएगा। ऐसे में सऊदी ने पाकिस्तान को बुलाया। आपको पता शहबाज शरीफ गए थे जंग के बीच में ही, और वो नौजवान जिसका जिक्र आजकल खूब लोग कर रहे हैं आसिम मुनीर, उनका भी दौरा हुआ था। और अमेरिका के विशेष दूत पाकिस्तान आए। उसके बाद सऊदी के विदेश मंत्री, तुर्की के विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान में इन लोग 15 दिनों से डेरा डाले हुए थे और वहीं बैठकर सारी योजनाएं तैयार कर रहे थे और अमेरिका से और ईरान से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। इस बीच में आपको हैरानी होगी, वो जो विदेश मंत्री पाकिस्तान के हैं वो चीन भी गए थे। कौन डार, मकबूल डार या कौन डार है, जो एक किसी ज़माने में तत्कालीन प्रधानमंत्री भी रहे थे कुछ दिनों के लिए, वो अभी विदेश मंत्री हैं। वो अभी चीन भी गए थे, यानी मशवरे के लिए। यहाँ तो मशवरा हो ही रहा था इस्लामाबाद में, लेकिन चीन भी गए मशवरे के लिए। तो इन लोग मत्था पेची करके इस नतीजे पर पहुँचे कि ईरान की जो 10 शर्तें हैं, पहले तो आपको ये खबर होगी, आप लोग फील्ड में हैं, पत्रकार हैं, कि 15 पॉइंट्स अमेरिका ने भेजे थे सरेंडर के लिए। तो ईरान ने ऐसे उठाया और उठा के फेंक दिया कि भाई हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, हम एक भी पॉइंट इसमें नहीं मानेंगे। अगर करना समझौता तो ये 10 पॉइंट मैं दे रहा हूँ। 10 पॉइंट जब ईरान ने दिया
तो पहले तो अमेरिका गुर्राया, चिल्लाया, धमकी दिया कि आज रात में तो मैं ईरान को ही ख़त्म कर दूंगा, उसे स्टोन एज में भेज दूंगा, एक सिविलाइजेशन का एंड कर दूंगा, एक सभ्यता को समाप्त कर दूंगा और ना जाने क्या क्या। लेकिन अंतोगत्वा ट्रंप का बयान आया, मतलब साफ था कि ट्रंप ईरान को सिर्फ थ्रेट इसलिए कर रहे थे कि किसी भी तरह वो 10 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स वो लूज कर जाए और कुछ नहीं। अमेरिका को पता था कि हमको सरेंडर करना है, लेकिन बाइज्जत करना है, इसके लिए कौन मीडिएटर होगा। अब एक सवाल बीच में आया, पाकिस्तान के इस मीडिएशन के बाद जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, इस पर भी बात समझनी है। क्या यह अस्थाई सीज फायर परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट होगा? क्या मैंने हमेशा हमेश के लिए जंगबंदी, जो ईरान की शर्तें हैं कि भाई हमेशा के एग्रीमेंट करो, हमको गारंटी दो कि कभी हमला हम पर फिर दोबारा नहीं होगा, तो क्या वो गारंटी मिलेगी? क्या पाकिस्तान के उन शब्दों पर ईरान पूरा भरोसा करेगा? अमेरिका तो करेगा, अमेरिका का तो वो चेला है। और एक चीज़ भारत के लोगों के लिए, जंग शुरू होने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे 2 दिन पहले। और इजराइल गए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी देश में प्रधानमंत्री जाते ही रहते हैं। लेकिन जाकर जो भाषण दिया वहां कि इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड, ये भाषण भारत के इमेज को बहुत ज्यादा कमजोर करता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। कोई भारत का माने वासी जो देश प्रेमी होगा, जिसको संघ के भाषा में देशभक्त आप कहते हैं, कोई भी देश प्रेमी इन शब्दों को पचा नहीं पाएगा। और इसीलिए लोकसभा में ये बातें उठी। राजीव शुक्ला ने कहा कि हमारा तो कोई संबंध ही उससे नहीं, हम तो उससे पुरानी सभ्यता है, तो वो फादरलैंड कैसे हो जाएगा और ये वो। ये अमेरिका भी जानता था कि अगर भारत को बीच में डालेंगे तो ईरान कबूल नहीं करेगा भारत को। कारण साफ था, ईरान इसलिए कबूल नहीं करेगा कि ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते होने के बावजूद, ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते होने के बावजूद भारत के साथ ईरान का इस्राइल से कोई भी संबंध नहीं है, कभी भविष्य में नहीं है। 1948 के बाद पहली बार 90 के दशक में पीवी नरसिम्हा राव ने इजराइल से संबंध स्थापित किया था। वो संबंध धीरे 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 बढ़ रहा था। अब रक्षा के क्षेत्र में कुछ इनके सौदे होने थे, लेकिन ऐसा संबंध जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, वो संबंध न था और न संभव है। लेकिन ईरान से था, ईरान से वो संबंध था कि उसी पाकिस्तान के एक प्रस्ताव पर जो यूएनओ में पाकिस्तान ने लाया था, उस प्रस्ताव पर पूरी दुनिया का मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, ईरान भारत के साथ खड़ा हो गया था पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये जो फादरलैंड मदरलैंड वाला बयान था, इससे ईरान में बहुत किरकिरी हुई, गुस्सा आया। खैरियत यह है कि भारत के लोग ईरान के साथ थे, इसलिए ईरान ये बयान देता रहा कि भारत के लोग हमसे प्यार करते हैं, वो संबंध हमारा है। पर सवाल ये है, जिस देश को आतंकवादी कहा जाता है कि आतंकवादी पलते हुए मीडिएटर बना हुआ है, जिसे विश्व गुरु कहते हैं, उसका पता ही नहीं है। ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं कि विश्व गुरु के लक्षण कुछ होते हैं। 1 करोड़ वाला देश इस्राइल कितना भी ताकतवर हो जाए, मैं कहता हूं बहुत ताकतवर है, क्या भारत इस बात को मानता है कि वो भारत से भी ज्यादा ताकतवर है? ये तो नहीं मान सकते आप। अगर ये आप मान गए तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आप ईरान से भी कमजोर हैं। फिर बात समझिए, जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को चित नहीं कर पाया और आप अगर अपने से ज्यादा ताकतवर इजराइल को मान रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप पूरे एशिया में सबसे कमजोर देश साबित हो रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री जी ने फादरलैंड कहकर साबित किया कि इंडिया जो है वो अभी बहुत पीछे है लाइन में। विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है, विश्व चेला भी हम अभी नहीं बन पाए, ये सच है। क्योंकि विश्व चेला बनते तो भी हमारी भूमिका होती। इस पूरे युद्ध में भारत की क्या भूमिका, आप बताइए। मैं देशवासियों से पूछता हूं, बताइए क्या भूमिका। एक ही भूमिका है, यहाँ के मुट्ठी भर अंधभक्त इजराइल को सपोर्ट करते रहे। उन्होंने
क्या कहते हैं अली ख़ामनेई साहब की शहादत पर वो भद्दे कमेंट्स किए, मिठाई बांटी और उनका फोटो लगाकर यहाँ कुछ अंधभक्तों ने पूजा पाठ और क्या बोलते हैं हवन और यज्ञ किया। यही आपने किया, इससे आगे आपकी कोई भूमिका नहीं थी। जबकि इस समय भारत को हकीकत में गुरु की भूमिका में होना चाहिए था। भारत का सऊदी से भी रिश्ता था, इसराइल से भी रिश्ता था, अमेरिका से भी रिश्ता था, ईरान से भी रिश्ता था। इससे बेहतरीन कौन देश होता जो मध्यस्थता करता। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मानव जिनके नाम से प्रसिद्ध, इस दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कहे जाने वाले, जो भारतीय मीडिया में कहा जा रहा, भाई मैं अपनी तरफ से क्या कहूँगा, वो इस युद्ध में अलग थलग दिखे। वो इस युद्ध में मैंने एलपीजी और पेट्रोल के लिए भी इधर से उधर भटकते दिखे। अमेरिका कहता दिखा कि सुनो मोदी जी, 1 महीने के लिए उधर से ले लो, फिर हम तुमसे बात करेंगे। और सुन लो, 31 दिन मत लेना, 1 महीना बोला हूँ, 1 महीने के बाद फिर हमसे पूछ लेना हुजूर लूँ या ना लूँ। तो ये भारत के लोगों को देखना है कि भारत का प्रधानमंत्री इतना असहाय, इतना निर्बल, इतना कमज़ोर क्यों दिख रहा है। क्या भारत कमज़ोर है? कतई नहीं। क्या भारत की सेना कमज़ोर है? कतई नहीं। भारत की सेना आज भी एशिया में एक मजबूत सेना, भारत की फोर्स आज भी एशिया की मजबूत फोर्स है। लेकिन जब नेतृत्व करता इतना कमज़ोर होगा, जो घुटनों के बल रहेगा, तो उसकी भूमिका समाप्त कर दी जाएगी। आज बहुत बड़ा नुकसान इस देश को हुआ है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण। अगर इस वक्त इंदिरा गांधी जैसी लीडर होती, इस वक्त राजीव गांधी जैसा नेता होता, या इस वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो नक्शा कुछ और होता। ये अमेरिका ने और ईरान ने तो पाकिस्तान का शुक्रिया कहा ना। भाई पाकिस्तान ने वो काम ही किया जो शुक्रिया अदा करने वाला है।